वेलकम बैक। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो चुके हैं 10 का दम सीरीज़ में और हम लेकर के आ रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके लिए। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो सीरीज़ चल रहा है आपके लिए बिहार पॉलिटेक्निक, उत्तर प्रदेश और झारखंड पॉलिटेक्निक के साथ साथ पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आज के इस सीरीज़ में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है और ये आज अनुपात और समानुपात से है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B इज इक्वल टू 3:4 और B रेशियो C इज इक्वल टू 8:9 हो तो A और C का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग और यहाँ पे मैं ऑप्शंस तब तक लिख देता हूँ। ठीक है, 3:2, 1:3 और अगला ऑप्शन है 2:3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करें। क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B इज इक्वल टू 3:4, A और B का अनुपात 3 और 4 का अनुपात में है, B और C का अनुपात 8 और 9 के अनुपात में है, तो A का अनुपात क्या होगा, A और C का अनुपात क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो A/B कितना है, 3/4 है। ठीक है ना, जब अनुपात दिया रहे तो हम इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अनुपात को ही हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे B रेशियो C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8:9, यानी इसको भी हम लोग लिख सकते हैं B/C बराबर 8/9 लिख सकते हैं। अब सवाल में हमसे पूछा है A और C का अनुपात क्या होगा, तो हम लोगों से पूछा गया है A/C का मान कितना होगा, यही फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इनका यूज़ कर रहे हैं और इनके यूज़ करके हम A/C का मान निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, देखिए A/B इंटू B/C अगर मैं कर दूं तो B से B कैंसिल हो जाएगा, A/C हमें मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इसकी भी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो उसको यहाँ पे रख दो। कितना रखोगे, 3/4 गुणा 8/9 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया, 2/3, यानी A/C की वैल्यू क्या आई, 2/3 आई। तो हम बोल सकते हैं कि A और C का जो रेशियो होगा वो D ऑप्शन सही होगा, 2 और 3 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। जब कभी भी आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो चुकी है तो आप क्या करें, वीडियो पॉज करें, उसे नोट करें, आफ्टर देन आप प्ले करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं फटाक से अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C हो तो A रेशियो B रेशियो C बराबर कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2:3:4 और यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2:3:5। नेक्स्ट है 6:4:3 और अगला ऑप्शन है 3:4:6। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास करें। 2A 3B और 4C ये तीनों बराबर में दिया हुआ है और पूछा जा रहा है A, B और C का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। सबसे पहले क्या दिया है, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C दिया है, ये दिया हुआ है ना। हमें इसको ऐसे लिखना है कि ये रेशियो के रूप में दिखने लगे। रेशियो के रूप में कब दिखेगा, जब हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, B की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, C की वैल्यू फाइंड कर लें। तीनों की वैल्यू अगर हम फाइंड कर देंगे तो A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं, ये निकाला जा सकता है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका LCM ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका LCM ले लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का LCM आप करोगे तो LCM की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है, आई थिंक आप LCM निकाल सकते हो। तो LCM की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो क्या करेंगे, सभी पदों में 12 से विभाजित कर देंगे, है ना। सभी पदों में क्या करोगे आप, 12 से विभाजित कर दोगे। तो 12 से विभाजित करने पर क्या आएगा, ये आएगा 2A/12, ये आएगा 3B/12 और ये आएगा 4C/12। कैंसिल करके देखो, आएगा A/6
और ये आएगा b/4, ये आएगा c/3, ठीक है, यही आएगा। अब इस वैल्यू को हमें ना k मान लेना है। क्या मान लेना है? k मान लेना है। और ऐसा हम बहुत बार पिछले अपने वीडियोज़ में बताए हुए हैं कि जब पद जो हो बराबर हो तो हम अपने तरफ से क्या ले सकते हैं, k की वैल्यू मानी जा सकती है। अब बारी बारी से सभी पदों को k के बराबर करेंगे तो a/6 बराबर k, b/4 बराबर k और c/3 बराबर k होगा। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 6k, b की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 4k और c की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 3k, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो b बन जा b और 4 में k से मल्टीप्लाई होगा तो 4k होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे c/1 है तो c और 1 का मल्टीप्लिकेशन c होगा और 3k से मल्टीप्लाई करने पे 3k आएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोगों को क्या निकालना है, a/b/c निकालना है। हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो आप आसानी से a/b/c बता सकते हैं। क्या हो सकता है? 6k रेशियो 4k रेशियो 3k। अब देखिए, अनुपात जो होता है वो डिवीज़न होता है, आप सभी जानते हैं। तो अनुपात में अगर हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो कौन ऐसी चीज़ है जो कॉमन दिख रही है वो एक दूसरे को कट कर लेगी। तो यहाँ पे सभी में k दिखाई देता है, वो यहाँ से एक दूसरे को कट कर लेगा और उसके थ्रू रेशियो आ जाएगा 6/4/3। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, नोट कीजिए। तब तक मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में हैं। 7 और 11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से छोटी संख्या हमें फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, है ना। जब तक आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ेंगे है आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो उसे रिपीट करें, रिपीट करके पढ़ने से आपसे 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं भी पढ़ देता हूँ। दो संख्याएं जिसे हम मान लेंगे वो 7 और 11 के अनुपात में है। इनमें प्रत्येक में यानी हर नंबर में क्या करना है, हमें 7 जोड़ना है। ऐसा करने से क्या होता है, अनुपात चेंज हो जाता है और वो हो जाता है 2 और 3 के अनुपात में। तो जो ये बोल रहा है प्रश्न वही कर देते हैं हम। मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, कुछ भी ले लो आप, x ले लो, दूसरी संख्या ले लो y, दूसरी संख्या क्या ले लो, y ले लो, ठीक है। अब जैसा जैसा प्रश्न बोलता है वैसा वैसा करो। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है प्रश्न में कि इनका अनुपात यानी x/y की वैल्यू क्या दी हुई है, 7/11 दिया हुआ है। x/y का मान कितना दिया हुआ है, 7/11 दिया हुआ है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ो, उसमें क्या लिखता है देखो, पुनः प्रश्न से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए, यानी इस नंबर में 7 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 7 जोड़ दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, x + 7 और y + 7। और इसका जो रेशियो आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 2 और 3 के अनुपात में आ रहा है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब हमें इसको और इसको यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से लिखूँ तो 11x = क्या होगा, 7y होगा, है ना। तिरछा तिरछी गुणा करने पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 3x + 21 = 2y + 14, ठीक है। अब यहाँ से 3x = क्या हो जाएगा, 3x - 2y इधर लेके आओ, बराबर 14 - 21। समीकरण की तरफ ये जा रहा है ना। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी ली जा सकती है,
7y 11y ले सकते हैं क्या? कैसे? ये 11x के साथ क्या है? गुणा में है। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में चला जाएगा। गुणा वाला चीज़ उधर जाता है तो क्या होता है? बटा में चला जाता है। तो ये डिवाइड में चला गया। x की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली। अब उस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। यानी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3x - 2y बराबर क्या दे रखा है? सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आएगा। 14 में से 21 घट गया तो -7। अब देखो x का मान रखने पर, है ना, x का मान रखने पर, अब x का मान है क्या? क्या है भाई x का मान? 7/11y। तो सर 3 गुणा यहाँ पे x की वैल्यू 7/11y - 2y बराबर -7। अब इसको जरा कैलकुलेट करो। 7 × 21/11y - 2y/1 = -7। 11 और 1 कैल्शियम ले लो, कितना होगा? 11। 21y - 11 दूना 22y बराबर -7। 21y में से 22y घट गया तो एगो माइनस में y आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आएगा -y बराबर 11 × 77 -77। तो ये तो कट गया ना, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 77। अगर y की वैल्यू 77 निकल चुकी है तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 7/11y यानी 7/11 गुना y का मान कितना है? 77। कटा दो इसको, कितना आया? 49। तो x का मान निकल चुका है कितना? 49 और y का मान निकला है 77। पूछा गया है इनमें सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 49 और 77 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 49 है। तो ये 49 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चंस 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाले टॉपिक में भी हमने क्लियर किया होगा। वहाँ पे भी, यानी ये मिश्रण है अनुपात, समानुपात और रैखिक समीकरण का। तो इस तरह के क्वेश्चन रैखिक समीकरण में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। रुपया 750, अच्छा रुपया 750 को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया कि A/B बराबर 5:2 तथा B/C बराबर 13 हो। इनमें से A का भाग कितना है? इनमें से A का भाग कितना है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस लिख लो। 140, 250, 260 और 350। आई थिंक 350। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। रुपया 750 को A, B, C 3 जगह बांटना है ना। यानी 750 रुपए है, उसको 3 हिस्से में बांट देना है, A, B और C को देना है। इसमें से पहले से बोल रखा है कि A अनुपात B कितना दे रखा है इन्होंने? 5 और 2 का अनुपात दिया है। B और C का अनुपात दिया है 7 और 13 का। ठीक है, और हमें इसे 3 जगह विभाजित करना है, 3 हिस्से में इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे जरूरी चीज़ है इसको पहचानना कि यहाँ पे अनुपात जो है वो A और B और B और C के रूप में दिया हुआ है। अगर हमें A/B/C फाइंड आउट हो जाए, हम ये निकाल लें, तो हम आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्से में। अब A/B/C कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें उस पद को ढूंढना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन है। तो कौन सा है? यहाँ पे देखोगे दोनों में B दिख रहा है, दोनों में B जो है वो कॉमन है। तो हम प्रयास करेंगे कि B का जो अनुपात है वो इस हिस्से में और इस हिस्से में दोनों में समान हो जाए। कैसे होगा? तो B का अनुपात यहाँ पे 2 दिखता है और B का अनुपात यहाँ पे 7 दिखता है, दिख रहा होगा। A/B 5/2, B/C 7/13। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में यूनिक है,
इसलिए आप इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। इस अनुपात में b के लिए वैल्यू 2 और इस अनुपात में b के लिए वैल्यू 7 है। हमें इन दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर होगा? तो अगर हम 2 को 14 बना दें और 7 को भी 14 बना दें तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। ये b इधर भी बराबर हो जाएगा, b उधर भी बराबर हो जाएगा। लेकिन अनुपात कहता है कि इसका हमेशा कोई भी वैल्यू, अब इसको कितना भी बढ़ा करके लिख दो, लेकिन इसका जब भी अनुपात निकालेंगे वो मान 5/2 के बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा, है ना, आप सोच सकते हो। तो देखो ये 2 सते 14 है, अगर हम 5 सते 35 यहाँ पे कर दें तो 35 और 14 का अनुपात हमेशा ही 5/2 ही आएगा। ठीक है, आई थिंक सो आप यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये 7 दूना 14 हो गया है, तो ये 13 दूना 26 अगर हम लिख देंगे तो अनुपात हमेशा समान होगा। अगर ऐसा करने से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अब जो मान है ना b का वो क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो हम a b c सर इजीली लिख सकते हैं। a रेशियो b रेशियो c बराबर 35 रेशियो 14 रेशियो 26। a की वैल्यू 35, b की वैल्यू सर इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो b के लिए वैल्यू 14 हो गया और c के लिए यहाँ पे 26 हो गया, ये वाला मान। तो अब a b c तीनों का अनुपात हम निकाल चुके हैं। अगर हम अनुपात को x मान लें, माना अनुपात बराबर x, तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा यहां से देखो 35x होगा। b का मान क्या होगा, 14x होगा। और c का मान क्या होगा, c का मान 26x होगा, है ना। अब इन प्रश्न में क्या बोला है कि जो भी a को जितना भी रुपया मिल रहा है वो रुपया b को मिलने वाला रुपया और c को मिलने वाला है, क्योंकि इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 750 हो जाना चाहिए। ये सवाल में ही बोला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न से लिख देना है 35x प्लस 14x प्लस 26x और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 750। जोड़ो इसको, कितना होता है, 5 4 9 6 15 का 5 हाथ में 1 3 1 4 1 5 2 7 75x बराबर 750। तो x का मान क्या निकल के आएगा, 10। कैसे सर, 75 में x से गुणा है, उस साइड भेजो, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, आ जाएगा x का मान 10। x 10 आ चुका है। तो हमसे सवाल में पूछा है कि a का मान कितना होगा और a का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं 35x से। ठीक है, तो a का मान हो जाएगा, यानी a का मान कहने का मतलब a का शेयर कितना होगा, वो होगा 35 गुणा 10 यानी 350। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही है। अगर बी पूछा होता तो उस हिसाब से आप यहाँ से निकाल लेते, सी पूछा होता तो आप यहाँ से निकाल लेते। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा यूनिक क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो इसको आप इस आज के सेशन का वीवीआई क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तब हम लोग। चलिए अगला सवाल लिखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5, एक 35 लीटर मिश्रण मतलब दो चीजों का मिला हुआ रूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, और आई थिंक ये आप लोग बना लोगे, बड़ा आसान है, 5:2 है। ठीक है, पहले से दे दिया है। यदि इसमें 5 लीटर दूध, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, अच्छा बाद में क्या किया गया, मिला दिया गया है, दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। सॉल्व कर सकते हो आप लोग, है ना। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 3:1 नया अनुपात आपको निकालना है। पहले अनुपात दे रखा है और बाद में कुछ दूध अलग से मिला दिया गया है, और अब आपको क्या करना है,
नया अनुपात फाइंड करना है दूध मिलाने के बाद। तो चलो देखो, कुल दूध कितना है आपके पास, 35 लीटर। कुल दूध है 35 लीटर और उसका अनुपात दिया है 5 और 2। तो हम मान लेते हैं अनुपात यहाँ पे कितना है, माना अनुपात x है, तो दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध की मात्रा सर 5x होगी, और पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी की मात्रा 2x होगी। कहाँ से लिख दिया मैंने ये 5x और 2x, अनुपात को देख करके लिख दिया। अनुपात दिया है 5 और 2 का अनुपात, तो हमने वहीं से ले लिया 5x और 2x। और दोनों दूध और पानी मिला करके प्रश्न अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें दिख रहा है कि दूध और पानी दोनों मिलकर के कितना लीटर है, 35 लीटर है। तो हम लिख सकते हैं 5x + 2x बराबर 35 लीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 7x बराबर 35 लीटर, तो x बराबर 5 लीटर। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो दूध की मात्रा कितनी हो गई बता दो जरा, यहाँ से देख के 5x है तो 5 × 5 = 25 लीटर सर। और पानी की मात्रा कितनी हो गई, 5 × 10 लीटर सर। ये तो हो गया पहले लाइन से। दूसरी लाइन में आप पढ़ो, इसमें क्या बोला, यदि इसमें 5 लीटर दूध मिला दिया गया तो दूध की मात्रा को बढ़ा देते हैं, है ना। यानी पुनः प्रश्न अगर आप देखोगे, पुनः प्रश्न से, तो दूध कितना हो जाएगा, दूध की मात्रा हो जाएगी पहले से 5 लीटर ज़्यादा, यानी ये हो गया 30 लीटर। पानी में तो कुछ बढ़ाया नहीं गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बोला है कि केवल दूध मिलाया गया है, तो पानी जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पूछा है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूध ये है, पानी ये है, तो दूध अनुपात पानी अगर हमें करना हो कितना आ जाएगा, बहुत आसान था सर, 30 और 10 का अनुपात होगा, यानी 3 और 1 का अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। एक बार 2 बार आप पढ़ करके देखें, उस पर प्रयास करें बनाने का, एक बार रफ करें, तब जा करके आपसे इजीली बन जाएगा। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए ऑप्शन है 9, 12, 16 और 18। देखो, इस तरह के अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में ना कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मध्यानुपाती, तृतीया समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, है ना, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो मध्यानुपाती के लिए जो फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती, उसे याद रखेंगे आप, बराबर होता है √a × b। अगर a और b दो मान दिए गए हो तो उन दोनों के बीच का मध्यानुपाती का वैल्यू होता है √a × b। तो यहाँ पे देखो √ क्या लिख सकते हो आप, 6 × 54। इसका वर्गमूल निकाल दिया जाए, वर्गमूल कैसे निकलेगा, फैक्टर तोड़ दो, 2 तिहाई 6। 54 को क्या लिख सकते हो आप, 2 तिहाई 6 तिहाई 18 तिहाई 54, यही लिखोगे आप, है ना। अब यहाँ पेयरिंग करना शुरू करो, इसकी पेयर के लिए वैल्यू निकलेगी 2, फिर यहाँ पे 3 और 3 है तो इसके लिए पेयर में वैल्यू निकलेगा 3, फिर यहाँ पे भी 3 और 3 है तो इसके लिए भी वैल्यू निकलेगा 3। तो कितना हो गया, 3 3 का 9 2 18। तो मध्यानुपाती के लिए यही फॉर्मूला है, और ये मध्यानुपाती हम लोग हमेशा ही √a × b करके निकाल लेते हैं, वर्गमूल कर देना होता है, आंसर आ जाता है बड़ा ही आसानी से। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 21, 38, 55, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, प्रत्येक में से क्या किया जा रहा है, क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। अच्छा, कि नई संख्याएं समानुपाती का सवाल आ गया है, नई संख्याएं
समानुपाती हो। ठीक है, चलो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। देखिए सवाल है कि ये हमें 4 नंबर दिया हुआ है, 21, 38, 55 और 106। सभी में से क्या करना है, कुछ ना कुछ घटाना है और एक ही नंबर घटाना है। अगर 21 में से आप 2 घटा रहे हो तो 38 में से भी 2 ही घटाना है, 55 में से भी 2 ही घटाना है और 106 में से 2 घटाना है। जो भी संख्याएं आएंगी वो समानुपात में होना चाहिए। इस समानुपात का मतलब क्या होता है समझ लो पहले। देखो A/B ये है समानुपात। इसका मतलब होता है कि A और B को बट्टा करने पर, C और D को बट्टा करने पर ये सब मान हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को समानुपात कहा जाता है। यानी A/B हमेशा बराबर होना चाहिए C/D के, तभी हम उसे समानुपात में कहते हैं। तो देखो यहाँ पे फिलहाल देखोगे 21/38 55/106 के बराबर है। आप इसको देखोगे तो ये नहीं है, यानी ये समानुपात में नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ घटाने के बाद जो मान आएगा वो समानुपात में होगा, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, इसमें से कुछ घटा ही लेते हैं। अब क्या घटाओगे, कुछ पता तो है नहीं, तो घटाने के लिए हम लोग मान लेंगे कि माना x घटाने पर संख्याएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। संख्याएं समानुपाती हो जाती है। ठीक है, तो देखो x घटा ही दो, 21 - x बटा 38 - x बराबर होना चाहिए 55 - x बटा 106 - x के। ये बराबर होना चाहिए हमेशा, तभी जाकर के हम इसको समानुपात में बोल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ज़्यादा है, करेंगे आप तो 21 - x में गुना होगा 106 - x से, और यहाँ पे 55 - x से गुणा होगा 38 - x से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 21 में 106 से गुणा करो, कितना आएगा 106, 106 दूना 212, 6 2 2 2, कितना हो गया 2226। 2226 माइनस x से मल्टीप्लाई करो 106x, माइनस 21 से मल्टीप्लाई करो 21x, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इधर गुणा करो 55 में 38 से करो, 8 बजे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 बजे 40 4 44, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 है ना, 5 4 9 9 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 2090 2090 माइनस 55 में x से गुणा तो 55x, x में 38 से गुणा तो माइनस 38x, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर भी है कट गया। अब क्या है ना कि सारे x वाले वैल्यूज को हम एक तरफ कर लेते हैं, अंकों को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस 106 x माइनस 21x, उसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, कैलकुलेट करो, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 106 में 106 में 21 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 127 माइनस में, प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे और इनकी वैल्यू कितनी होगी 5 8 13 के 3 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 24 माइनस 24x, और ये कितना हो जाएगा 2026 में से 2226 में से 2090 घटा दो, 6 12 में से 9 गया 3 1, 136 किस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। x की वैल्यू क्या होगी 136/24 होगी, कितना आएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 136 आएगा, यहाँ पे देखो जरा तो 2019, जस्ट ए मिनट चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, 21 में 106 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार फिर से, 106, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, तो यहाँ पे 1 होगा, 2 1 2, 6 2 2 2, 22 26 ये तो ठीक है, और यहाँ पे 55 में 38 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 45 0 4, 8 40 4 44, 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16,
0, 5 4 9, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, ये तो सही है। 2090 और 2226 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2226 में से 2090 को सब्ट्रैक्ट करो, 6, 12 में से 9 गया 3, 136, ये तो सही है ना। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 106 और 21 मिलके कितना होगा? 121, 121 6 127, माइनस में 127, प्लस वाला को कैलकुलेट करो जरा, 55 और 38, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, ठीक है। ये प्लस में 7 में से 3 गया 4 और 12 में से 34 आ गए, है ना सर, यहाँ पे मिस्टेक। तो क्या होगा यहाँ पे? 34 होगा। अब ये 34 से कितनी बार में कट जाएगा? चौंतीस से आप देखो 136 है, और ये 34 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में 4 चौको 16, 6 में 4 3 12 1 13, कितनी बार में आया? 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली ये 4 बार में कट गया। तो x की वैल्यू क्या आई? 4 आई। तो 4 वह नंबर होगा जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? ये सभी संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी, है ना। इट वाज ए कैलकुलेशन मिस्टेक, तो एक बार आप लोग देख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। और हाँ, हम लोग करके देख भी सकते हैं यहाँ पे कि ये 4 यहाँ पे आ रहा है या नहीं। 21 में से 4 घटा के देखो कितना आएगा। 21 में से 4 गया 15, सॉरी 21 में से 4 गया तो 17 4 21 बटा 38 में से 4 गया तो 34 बराबर 55 में से 4 निकल गया तो 51 और 106 में से 4 निकल जाएगा तो 102। आप देखो इसको डिवाइड करके, ये आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, तो क्या हुआ? 1/2 के बराबर आ गया ना। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये समानुपात में है। चलो बढ़ो आगे, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। 4 पात्रों के मिश्रण में 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः, अच्छा फिर से आ गया दूध और पानी, दूध और पानी क्रमशः। अच्छा यहाँ पे 4 पात्र हैं अलग अलग, ठीक है। तो 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 है, तथा 7:4 है। किस पात्र में, ये तो बता ही दोगे आप लोग, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध, पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। अच्छा सबसे कम बताना है, ठीक से पढ़ लो। पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है और इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, ऐसे करके तीसरा पात्र में या फिर चौथे पात्र में, ठीक है। ये हमारा सवाल है। क्या सवाल है? 4 अलग अलग पात्र हैं, माने बर्तन है, जिसमें एक में पानी और दूध की मात्रा कितनी है? 5/3 है, दूसरे में 2 और 1 के अनुपात में है, तीसरे में 3 और 2 के अनुपात में है और चौथे में 7 और 4 के अनुपात में है। हमें बताना है कि पानी के सापेक्ष, नीचे वाला क्या है? पानी है। क्रमशः अगर आप पढ़ोगे तो दूध और पानी, तो पहली वाली वैल्यू दूध है और दूसरी वाली वैल्यू पानी है। तो इनका अनुपात दे रखा है और बोल रहा है कि पानी के सापेक्ष दूध किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर चाहें तो इसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं, और इसका अगर हम, जैसे हम लोग बड़ा छोटा फाइंड आउट करते हैं एलसीएम निकाल करके, एचसीएफ निकाल करके, उससे ही बना सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, पहले इसको डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है। देखो 3 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 पर 0 20, 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे करते रहेगा ये, ठीक है। तो 6 से 7 हम लिख सकते हैं, और इसका अनुपात कितना आएगा? 2, और इसका अनुपात कितना आएगा? 1.5, और इसका अनुपात कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है, हो गया। अब देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी निकल करके आई है यहाँ पे? 2।
यानी इसका मतलब है कि दूध की मात्रा पानी के सापेक्ष सबसे ज़्यादा दूसरे पात्र में होगी। ठीक है, 1 गुना अगर दूध लेंगे तो उसका 2 गुना, 1 गुना पानी लेंगे तो उसका 2 गुना दूध लेना है, यानी यही वो ऑप्शन है जो करेक्ट है। इसी में दूध की मात्रा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम, दूध की मात्रा सबसे कम बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है, दूध की मात्रा सबसे कम बताना है। तो कम वाला कौन सा इसमें, ये वाला है ना, जिसमें पानी 2 लीटर है तो दूध 3 लीटर है, इसी के मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ मैंने गलत पढ़ लिया था। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, तीसरा सही है। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी बनाया जा सकता है, क्या करके, इसके हर को अगर हम बराबर कर दें, इसके हर को हम बराबर कर दें, उस हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं। और ये हम लोग HCF LCM में किए होंगे, है ना। तो जो भी स्टूडेंट मेरा पिछला वीडियो देख चुके होंगे HCF LCM का, वो इसे आसानी से बना सकते हैं। 3, 2 और 4 का LCM क्या हो सकता है बाबू बताओ, यहाँ पे 12 होगा। 3, 2 और 4 का LCM क्या होगा, कितना होगा, 12 होगा। 12 के अकॉर्डिंग इसको आप लिखोगे तो नीचे यहाँ पे अगर 12 दोगे, 3 चौका 12 तो 5 चौका 20, वैसे ही यहाँ पे भी 12 करोगे तो 12 दूना 24, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर 12 लिखोगे तो 2 छक 12 तो 3 छक 18, यहाँ पे अगर 12 लिखोगे तो 4 3 12 तो 7 त्रिका 21। अब सवाल पूछा है कि बता दो सब में पानी अगर 12 लीटर है तो सबसे कम किस में है दूध, तो यहाँ पे दिख जाएगा 18 कम है। यानी कि इससे भी निकल के आ रहा है कि सर तीसरा ही वह पात्र होगा, तीसरा ही वह बर्तन होगा जिसमें दूध की मात्रा कम होगी पानी की तुलना में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको LCM HCF पर भी था। तो एग्जामिनेशन में है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कि 2 या 3 चैप्टर को मिला करके एक क्वेश्चन बने। ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया जाता है, तब जाकर के क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो आप अपने चैप्टर्स को स्ट्रांग रखोगे, जैसे जैसे चैप्टर आपका स्ट्रांग होते जाएगा, आपको मल्टीपल चैप्टर को मिक्स करके भी अगर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप उसको भी इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो आज के सवाल में 9वां सवाल है आज की सीरीज में, किसी समकोण त्रिभुज। हाँ देखो, ये भी आपको क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये भी किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज की, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 है। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 और 12 के अनुपात में है। 5 और 12 अनुपात नहीं, 5 और 12 के अनुपात में है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा हो, 270 वर्ग सेंटीमीटर हो या वर्ग मीटर हो, जो भी बोले उसे, कोई वर्ग मीटर सेंटीमीटर से मतलब नहीं है अभी। तो कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखता हूं, तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समकोण त्रिभुज की बात चल रही है। समकोण त्रिभुज में होता है आधार, लंब और कर्ण, और इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। ये सभी आप 10th में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, बड़ा ही आसान है। उससे पहले थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लो। ये A, B और C है, यहाँ पे B पे मैंने राइट एंगल रखा है, समकोण रखा है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और समकोण के बाएं और दाएं मतलब आसन्न भुजाएं जो होती है, उनमें से एक लंब और दूसरा आधार बनता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम C को कोण मानेंगे और यहाँ थीटा रखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी और ये भुजा आधार बनेगी। तो खैर इससे में मतलब नहीं है कि कोण कहाँ पे है, लेकिन इतना जरूर बोला गया है कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा, अब ये समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है सर, ये और ये, यानी उसमें से एक लंब होगा और दूसरा आधार होगा। कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है। उसकी वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है 5 और 12। तो मैं यहाँ पे अनुपात ले लेता हूँ। माना अनुपात बराबर कितना, x। तो लंब का मान क्या होगा, लंब हो जाएगा 5x, मैं 5 लेके चल रहा हूँ, और आधार कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल, तो वैसे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार गुणा लंब। ऊंचाई का ही मतलब क्या होता है? लंब होता है। ये क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने 270, तो 1/2 गुणा 5x गुणा 12x, क्या हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 30x² बराबर 270, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटाओगे तो x² का मान कितना आ जाएगा? 9। इस हिसाब से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3। तो x का मान कितना हो गया? 3 हो गया, अनुपात निकल गया 3। तो लंब का मान कितना होगा सर? 5/3 15 होगा और 12/3 36 होगा। तो इसके लंब और इसके आधार की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। लेकिन सवाल में वो नहीं पूछा है, पूछा है कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से बोलता है कि कर्ण का मान जो होता है वो 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसका वर्ग, है ना। तो अंडर रूट करके क्या लिख सकते हो आप? 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब निकालो, कैलकुलेशन करो। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200, सॉरी चलो कर लेता हूँ मैं, 15 × 15, 15 × 5 = 75, 15 × 15 225, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी 225 प्लस 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36 के 6 हाथ में 2, 6 3 18 दूना 36 और 2 36 और 3 39 का 9 हाथ में 3 3 3 का 9 3 12 1296 आना चाहिए। आप लोग देख लेना एक बार ट्राई करके, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग सुधार लेना, है ना। यहाँ पे इसको कर दो जरा कैलकुलेट। 6 5 11 के हाथ में 1, 9 2 12 1 3 3 हाथ में 1 और 12 2 14 1 1531। 1531 का वर्गमूल क्या हो सकता है? 1531 का वर्गमूल क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। 3 से कटाओ इसे, 3 3 का 9 6 3 पर 31 3 3 6। यहाँ पे क्या लिया जा सकता है ना, कितना लिखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 लिख के देख लेते हैं। 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 6 54 और 8 9 9 81 के एक हाथ में 8 और 9 6 54, 8 4 12 2 हाथ में 1, 6 2 ही हो रहा है, यहीं कहीं मिस्टेक है। 6 5 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11 1 12 ही होगा, 13 नहीं होगा। 1521 और यहाँ पे आएगा 21। तो ये 9 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 621, कट गया, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका? 39। यानी कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। तो सवाल कुछ भी पूछ सकता था, लंब की लंबाई क्या होगी, आधार की लंबाई क्या होगी, कर्ण कितना होगा, तो हम लोग इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो, और आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन अब आपके सामने है और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमने छात्र और उनकी आयु से प्रश्न लिया है ना। तो आयु के प्रश्न अमूमन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि बढ़ करके इतना हो गया, घट गया, क्या होगा, है ना, फाइंड आउट करना रहता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 छात्रों की आयु का अनुपात, 2 छात्रों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 है। तो इनमें से एक दूसरे, तो इनमें से एक दूसरे से तो इनमें से एक, अच्छा, इनमें से एक दूसरे से क्या है? 5 वर्ष बड़ा है, दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे छात्र की आयु कितनी है? छोटे छात्र की आयु कितनी है, यही हमें निकालना है। चलो आप लोग सॉल्व करके ट्राई करके देखो इसको। 5 वर्ष, 5.5 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 15 वर्ष। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। चलिए, 2 छात्रों की आयु का अनुपात दे रखा है 3 और 2।
ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ फिर, ये वही क्वेश्चन है, माना अनुपात बराबर x, माना अनुपात बराबर x। तो बड़े छात्र की आयु क्या हो जाएगी सर, 3x हो जाएगी, अनुपात दिया है तो। और छोटे छात्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो छोटे छात्र की आयु सर 2x हो जाएगी अनुपात के अकॉर्डिंग। अब इसमें एक रिलेशन दिया है प्रश्न में, क्या रिलेशन है देखो गौर से, बोला है इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा हो सकता है, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, छोटा तो बड़ा हो नहीं सकता। यानी 3x जो है प्रश्न में बोल रखा है, 3x और 2x में कौन बड़ा है, 3x बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। अगर मुझे बराबर करके लिखना हो तो छोटे छात्र में 5 जोड़ देंगे, अथवा बड़े छात्र में से 5 को घटा लेंगे। कोई एक काम कर सकते हैं हम, छोटे में 5 साल जोड़ दो तो बड़े के बराबर हो जाएगा, चाहे बड़े में से 5 साल घटा दो तो वो छोटे के बराबर हो जाएगा। कुछ भी आप कर सकते हो। चलो अगर हम x को एक तरफ लिखें, अंकों को एक तरफ लिखें, तो x का मान कितना आ रहा है 5, x का मान कितना आ रहा है 5। तो हमें बड़े का आयु अगर पूछा जाए तो वो होगा 5 तिहाई 15, छोटे की आयु कितनी होगी 5 दूना 10। तो इसका ऑप्शन 10 वर्ष सही है। तो ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी ने इस सीरीज में आज के इस सीरीज में देखा अनुपात और समानुपात। हम लेंगे अगला सीरीज और किसी अन्य वीडियो में लेकर के आएंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।